हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा इस लेक्चर सीरीज में। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम ये जो लेक्चर लेके आ रहे हैं वो 9th बेसिस पे है। टोटल जो लेक्चर है वो 9th बेसिस पे है। 9th एनसीईआरटी से हमारा आ रहा है, क्योंकि आजकल के पैटर्न में आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 जो है मोशन, यानी कि गति। तो इस पे ये हमारा थ्योरी का लेक्चर है और इसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल का लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3rd लेक्चर है। 4th लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इस थ्योरी से पूरी अच्छी तरह से वाकिफ़ है तो डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस करें, जो डायरेक्टली जो है पुराने प्रीवियस ईयर में रेलवे में आए हुए एग्ज़ाम है, जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज जो हम इस टॉपिक में बात करेंगे इस लेक्चर में, वो 2 चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला तो गति के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो बात करेंगे हम लोग वेग के बारे में बात करेंगे। गति का मतलब स्पीड के बारे में बात करेंगे और दूसरा वेलोसिटी की बात करेंगे। तो अभी के एग्ज़ाम में आपको दोस्तों ये एक बात याद रखना है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको आना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ एक आएगा तो आप कर नहीं पाइएगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो गति के बारे में बात करते हैं। आपको थ्योरी भी क्लियर कंसेप्ट समझ के रखना पड़ेगा। मोशन, तो आप कोई भी वस्तु गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कैसे उसको कहिएगा, बस इसमें यही बात को आपको समझना है कि गति आखिर क्या है। तो देखिए, जब मान लो कि एक यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, तो इस आदमी का स्थान मान लो कि मान लो के रिस्पेक्ट में अगर इसके पोजीशन में कोई चेंजेस आता है तो हम बोलेंगे गति कर रहा है। अभी हम आप पूछे कि के गति ये आदमी जो है गति कर रहा है क्या, तो आप अभी बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं कर रहा है, तो हम के रेफरेंस में जब देख रहे हैं तो इसका पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन अब मान लो कि आदमी चलते हुए मान लो कि यहाँ पे पहुँच गया, तो हम देखें कि के रिस्पेक्ट में इसका जो पहले जो स्थान था वो अब जो नया वाला स्थान हो गया, यानी कि ये जो ओल्ड स्थान है और ये जो न्यू स्थान है इसके स्थान में परिवर्तन हो गया, तो हम बोलेंगे गति हो रहा है। यानी कि जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि गति हो रहा है क्या, तो बोलना है कि व्हेनेवर, यानी कि जब कभी भी किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो किसी निश्चित बिंदु से या किसी निश्चित फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको बोलते हैं, यानी किसी एक रेफरेंस से जब कोई वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो तो हम बोलेंगे कि उसमें गति हुआ। उसमें क्या हुआ, गति हुआ। ये आपको ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट गति, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ जानने का जरूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने का है। तो गति के बाद 2 तरह का और पढ़ना है आपको। एक गति जो पढ़ना है उसका नाम है सरल। एकदम एनसीईआरटी बेस पे हम एक एक पॉइंट पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पे एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सरल रेखीय गति, और दूसरा जो पढ़ना है न, पहले सरल रेखीय गति ही पढ़ना है। तो सरल रेखीय गति को मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सीधा रास्ता में जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब सीधा एक समझिए कि वैसा गति, ठीक है, जिसको हम अलजेब्रिक मैथमेटिक्स के ढंग से जोड़ के निकाल दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर में मोटर चल रहा होगा या पंखा चल रहा होगा तो गोल गोल घूम रहा है, तो उसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग सकते हैं। सीधा लगाना पड़ेगा कि 2πr एक राउंड में इतना हुआ तो इतना हुआ, इस तरह से। यानी कि आप सीधा एक साधारण गणित के मेथड से आप डायरेक्टली उसको अलजेब्रिकली का मतलब प्लस माइनस के साथ जोड़ के, ठीक है, जब उसका आप गति पता कर ले तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि मान लो एक वस्तु यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो मान लो कि ये 10 चला होगा, ये 5 चला होगा और ये 20 चला होगा, तो इसका हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं कि कितना चला। तो जब कोई वस्तु एक सीधी पथ पे गमन करती है, ठीक है, यानी कि उसका गति को हम आसानी से जोड़ के निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सीधा सीधा पाथ पे चलते रहे, जितना दूर चले तो एक सीधा पाथ पे चले। अब मान लो ऐसा ऐसा चलने लगेगा, ठीक है, तो इसको निकालना मुश्किल है। तो सीधा सरल रेखीय गति का मतलब आप समझिए कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसका मतलब जो है चाल या दूरी जो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद जब हम एनसीईआरटी के बेसिस पे तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा गति के बाद गति 2 तरह से होता है। गति 2 तरह से कैसे होता है, तो देखिए आप यहाँ पे समझिए कि आप यहाँ से आप मान लीजिए अभी 8 बजा है और एक बच्चा यहाँ पे भी 8 बजा है। अब जब हम 8:15 पे चेक करें तो ये वाला जो बच्चा है वो 5 मीटर चला, ये कितना चला, 5 मीटर चला। और 8:15 पे जब हम दूसरा वाले बच्चे को भी चेक किए तो ये भी 5 मीटर चला।
लेकिन जब 8:30 पे चेक किए तो पता चला फिर से ये 5 मीटर चला। लेकिन 8:30 पे इसको चेक किए तो पता चला 2 ही मीटर चला। अब 8:45 पे चेक किए तो फिर से पता चला कि अच्छा ये तो 5 ही मीटर चला दोस्तों। अब 8:45 पे जब हम चेक किए तो देखिए कि अच्छा ये तो अब 4 मीटर चल गया। अब मान लो पूरे 9 बजे हम जब चेक किए तो फिर से हम देखें कि अच्छा ये तो 5 ही मीटर चला, और 9 बजे जब हम इसको देखें तो देखें कि अच्छा ये गुस्सा में 6 मीटर चल गया। तो देखिए ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में जब कोई वस्तु एक समान दूरी तय करती है तो इसको क्या बोलते हैं, एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि व्हेनेवर अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब कोई वस्तु एक समान दूरी एक समान समय अंतराल में तय करती है तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। है ना आसान, मतलब कि हम एक टाइम गैप देख लें कि इतना में कितना चला, इतना में कितना चला, इतना में कितना चला, है ना। एक जैसे कोई चीज़ का रेफरेंस आप टाइम के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं ना। आप कोई बच्चा सोच रहा होगा नहीं हम डिस्टेंस को फिक्स करके मापेंगे कि 10 मिनट चलने में कितना लगा, 10 मिनट चलने में, बात वही है, लेकिन जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। अब जैसे कि अब कोई बच्चा टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करेगा, पहले तो बोलेगा कि पहला 15 मिनट में 5 मीटर चला, दूसरा 15 मिनट में 15 मिनट में भी 5 मीटर चला, तीसरा 15 मिनट में भी 5 मीटर चला, चौथा 15 मिनट में भी 5 मीटर चला। अब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब बोलेगा तो क्या बोलेगा कि पहला 5 मीटर चलने में 15 मिनट लिया, दूसरा 5 मीटर चलने में भी 15 मिनट लिया, तीसरा 5 मीटर चलने में भी 15 मिनट लिया। लेकिन एक जो बेटर कंसेप्ट ये है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में सब चीज़ का बात करें, है ना, क्योंकि टाइम क्या है, यूनिवर्सल, सब जगह फिक्स्ड है, वो कभी भी रुकता नहीं, हमेशा चलते रहता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप समझ गए हो कि जब एक निश्चित समय अंतराल में कोई एक वस्तु निश्चित दूरी तय करती है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। उसको यूनिफॉर्म का मतलब एक समान गति बोलते हैं। ठीक है, एक समान दूरी तय कर रही है तो एक समान गति हो जाएगा, और ये जो होगा असमान गति हो जाएगा। आप एनसीईआरटी अगर ओपन करके रखे हैं तो हम हर एक पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरा यूट्यूब में देखा, फिर मैं समझा कि यहाँ पे क्या हमको मटेरियल लेके आना चाहिए, फिर मैं आपके पास मटेरियल लेके आ रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक समान गति और असमान गति के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि अरे ये कहाँ पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत बेकार का चीज़ है। नहीं, आपको जब तक ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता रहेगा आप एनसीईआरटी पैटर्न पे एक क्वेश्चंस बना देंगे, नहीं बनेगा। मान लो यही एक क्वेश्चंस हो जाता ना, लिख देता कि ये क्वेश्चन मान लो हम यहीं पे फ्रेम कर देते हैं कि आपको ये जानना क्यों ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन कहते हैं कि एक वस्तु एक जो राम है 8 बजे घर से निकला और 8:15 पे वो 5 मीटर की दूरी तय किया, 8:30 पे भी वो 5 मीटर का दूरी तय किया, अगला 8:30 तक, फिर 8:30 से 8:45 तक वो 5 मीटर का दूरी तय किया, 8:45 से 9 बजे तक जब ये चला तो भी 5 मीटर का दूरी तय किया। तो आप क्वेश्चन में कहता है कि ये किस प्रकार की गति को प्रदर्शित कर रहा है, एक समान गति, असमान गति, दोनों, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्वेश्चन एक बन गया कि नहीं। तो इसीलिए आपको डेप्थ कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। तो अब ये इसके बाद का जो नेक्स्ट वन टॉपिक है दोस्तों, है ना, वो हम लोग को बात करना है कि चाल। अब हम लोग गति के बाद हम लोग आएंगे चाल। तो चाल किसको कहते हैं, तो चाल कुछ नहीं है, ठीक है। चाल जो है समय दूरी में परिवर्तन की दर जो है हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में निकलता है। दर जो है हमेशा आपको क्या निकलता है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो चाल क्या होगा, दूरी में परिवर्तन की दर, यानी कि ऊपर में क्या लेना है, दूरी, परिवर्तन की दर मतलब टाइम से भागा दे देना है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आपको पहले ही से पता होगा। तो चाल को जनरली यहाँ एस से लिखते हैं। आपको लग रहा होगा स्पीड को एस से लिख दे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस चैप्टर में दूरी को एस से मेजर किया गया है। दूरी को किस से मेजर किया गया है, एस से मेजर किया गया है, नहीं तो डी से भी कहीं मेजर करा गया है। तो आप याद ध्यान रखिएगा, एस लिखा हुआ है तो आप चाल नहीं समझ जाइएगा। तो पहला पॉइंट जो अब हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब पहला वाले चैप्टर में हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर आप दूरी और विस्थापन का भी कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं तो आप जो है एक वीडियो ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, उसको आप उसका थ्योरी पर ज़रूर से देख लीजिए। फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल भी देख रहा होगा, वो भी आप ज़रूर से देख लीजिए। जब तक कि आप सीक्वेंस में नहीं देखते आइएगा तब तक फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। हम आपको एक अच्छे लेवल पर समझाना चाह रहे हैं हर एक चीज़ को। तो अब हम जब चाल के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो चाल के साथ साथ देखिए जब हम बात करेंगे तो 3 तरह का चाल आपको पढ़ना है। एक तो पहला चाल ही पढ़ना है,
और जो दूसरा पढ़ना है आप लोगों को दोस्तों, वो पढ़ना है औसत चाल। दूसरा क्या पढ़ना है? औसत चाल के बारे में पढ़ना है। और तीसरा जो पढ़ना है इंस्टेंटेनियस, यानी कि इसका इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी हमको याद नहीं है तो आप इंस्टेंटेनियस याद रखें, यानी कि क्षणिक। इंस्टेंटेनियस चाल लिख देते हैं। तो ये जो है हम लोग को यहाँ पे इससे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक काम की बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप चाल, दूरी और समय, यानी कि ये सब मोशन वाला चैप्टर के बारे में बात कीजिएगा तो दूरी अलग चीज़ होगा और विस्थापन अलग चीज़ होगा। लेकिन दूरी के अलावा अगर आप मान लीजिए फोर्स वाले चैप्टर में है, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में है, तो दूरी और विस्थापन दोनों एक ही जैसा ट्रीट होगा। यानी कि कहीं भी दूरी लिखा रहे, विस्थापन लिखा हुआ, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। एक्चुअली आगे के चैप्टर में विस्थापन को भी दूरी लिख के ही दे देगा, ठीक है। तो जब आप, हम आ रही कंसेप्ट फिर से आप ध्यान से सुनिए, कि जब आप गति के चैप्टर में होंगे, यानी कि मोशन के चैप्टर में होंगे, न्यूमेरिकल मोशन वाला डील कर रहे होंगे, तो गति, वेग और दूरी और विस्थापन अलग अलग चीज़ होगा। लेकिन आगे के चैप्टर में सब एक दूसरे से मिल जाएगा। दूरी कहेगा तब भी आप विस्थापन समझिए, विस्थापन कहेगा तब विस्थापन ही समझिए, है ना। तो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही लगभग हो जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे के चैप्टर में कभी विस्थापन को दूरी लिख के दे देगा, दूरी को विस्थापन लिख के दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए चाल का मतलब क्या हो गया? चाल का मतलब जो हो जाएगा दूरी बटा समय। औसत का मतलब, आप मैथ में औसत निकाले हैं तो औसत का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपको याद रखना है। कुल दूरी का मतलब मान लो पहला दूरी x1 है, दूसरा दूरी x2 है, तीसरा दूरी x3 है। अभी 5-5 मीटर बता रहे थे ना, इधर वाले में 5 मीटर 4 मीटर। पहला टाइम t1 है, दूसरा टाइम t2 है, तीसरा टाइम t3 है। और इंस्टेंटेनियस चाल के बारे में हम बाद में बात करते हैं कि आखिर है क्या। इसी तरह से वेग के बारे में बात करेंगे तो चाल जो है दूरी से रिलेटेड है, तो वेग जो है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? विस्थापन से रिलेटेड है। तो वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। जिसको लग रहा होगा कि हम ये बोरिंग पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ने आता है, तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल वाले सीरीज पे चले जाइएगा, यहाँ पे आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप हमारे से भी कुछ कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए, इसमें कोई आपको हर्जा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओवरऑल ऊपर पढ़ा रहा हूँ। अगर औसत वेग की हम बात करें तो इसको भी आप ऐसा समझ लीजिए, कुल विस्थापन बटा कुल समय। और औसत वेग जो होता है, एवरेज वेग, यानी कि एक और फार्मूला होता है कि जो इनिशियल वेग है आपको यू से लिखते हैं और जो फाइनल वेग है उसको भी से लिखते हैं, और इसको टाइम से भागा दे दीजिए। जब आप ऐसा कीजिएगा तब भी आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज वेग निकल जाएगा। तो ये दो, इस फार्मूला का कब यूज होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये फार्मूला हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हर एक लोग बाइक को देखे होंगे। तो बाइक में एक कांटा इधर नचते रहता है, तो 10, यहाँ 20, यहाँ 30। तो आप बाइक चलाते रहते हैं, आँख नीचे करते हैं तो दिखता है कि अच्छा अभी 30 है। तो वही हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि t इज इक्वल टू टी नॉट। यानी कि जब आप सोचे, जब आप देखें, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि 10:10 10 सेकेंड पे क्या स्पीड था, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे क्या स्पीड है, उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक यहाँ पे स्पीडोमीटर लगा रहता है ना। स्पीडोमीटर जो होता है इसमें दो चीज़ होता है, एक तो स्पीड भी बताता है और एक डिस्टेंस भी बताता है। इसमें दो चीज़ आप समझिए, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं और यहाँ पे जो ऐसे नचते रहता है इसको ओडोमीटर बोलते हैं। ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है। यानी कि बाइक में जो डिजिटल वॉच यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसमें दो चीज़ होता है। एक स्पीडोमीटर होता है स्पीड बताने के लिए, स्पीड वो भी ये कैसा स्पीड बताता है, तो आपको याद रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा स्पीड बताता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वैसा स्पीड होता है कि जब हम पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि जब हम सोचे 10:10 पे क्या स्पीड था, तो उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। और ये जो होता है इसमें एक ऑडोमीटर लगा रहता है। ऑडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। तो ये आपको चाल और वेग का कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब थोड़ा हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है फिजिक्स का, वो यूनिट है। अगर आप यूनिट में गड़बड़ कर लेंगे तो फिर आप क्वेश्चंस बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, पहला हम पढ़े थे दूरी, तो दूरी का यूनिट मीटर था। और इसी तरह से हम पढ़े थे विस्थापन,
तो विस्थापन का भी यूनिट क्या था, मीटर था। अगर हम mlt के फॉर्म में बात करें तो m किसके लिए था, मास के लिए, l किसके लिए, लेंथ के लिए होता है, और t किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है। तो अगर mlt के फॉर्म में बात करें तो m पे कुछ नहीं होगा, l पे क्या होगा, 1 पावर होगा क्योंकि इसमें लेंथ है, और टाइम पे क्या होगा, 0। तो इस तरह से कभी कभी रेलवे में mlt के फॉर्म में भी पूछ लेता है। तो दूरी का क्या होगा, m पे, m तो है ही नहीं यहाँ पे, तो m पे क्या लिख देंगे, 0। एल क्या है ना, लेंथ तो है, तो लेंथ पे एल लिख देंगे, और टाइम नहीं है तो टाइम पे क्या लिख देंगे, 0। तो ये दूरी के बारे में हुआ। अगर हम बात करें आपका दूरी के बाद अगर हम बात करें दोस्तों किस पे, चाल का मात्रक क्या होगा। तो चाल का हम फॉर्मूला क्या पढ़े, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय जब चाल हम पढ़े तो दूरी का मात्रक तो हम जानते हैं मीटर होता है, और टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो दूरी का जो मात्रक होगा मीटर बटा सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी का बच्चे का मन करे तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकता है, और किसी बच्चे का मन करे कि नहीं हम और स्टाइल मारेंगे तो ऐसे मार सकता है, सब सेम है। और इसी को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, क्योंकि एसआई यूनिट में लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं, मास को हम लोग केजी में लेते हैं, और टाइम को हम लोग किस चीज़ में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। अगर कोई बच्चा इसको mlt के फॉर्म में लिखना चाहता है तो यहाँ पे बताओ मास है क्या, नहीं है, तो मास पे क्या हो जाएगा, 0। लेंथ है क्या, हाँ है, तो लेंथ हो जाएगा। टाइम है क्या, हाँ टाइम भी है, उसका पावर क्या है, -1, तो टाइम के पावर -1। जब कभी भी किसी भी यूनिट का आपको mlt फॉर्म निकालना है तो उसको क्या कीजिए, केजी मीटर और सेकेंड में बदल लीजिए, केजी को m से रिप्लेस कीजिए, m को मीटर को लेंथ से रिप्लेस कर दीजिए, और टाइम सेकेंड को टाइम से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये mlt के फॉर्म में बन जाएगा। अब बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मैक्सिमम जगह स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ देखते हैं, और ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से यहाँ बदलने का रूल भी आपको आना चाहिए। तो आपके मन में आ गया होगा सर 5/18, ये तो हम जानते हैं, और एग्ज़ाम में जानते हैं, तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम घर से तो पढ़ के गए थे कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड बदलना है तो या तो आपको 5/18 लेना है, नहीं तो 18/5 लेना है। अब एग्ज़ाम में माथा पे ये ऐसे लोड दे रहे हैं कि कौन वाला किस में पढ़ के आए थे, तो कुछ नहीं आपको करना है। आप हमको बताइए बड़ा वाला यूनिट कौन है, किलोमीटर, छोटा वाला यूनिट कौन है, मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब हम बड़े वाले के तरफ जाएंगे तो ऊपर में 18 रखेंगे तभी तो बड़ा मिलेगा, छोटे वाले के तरफ जाएंगे तो ऊपर में छोटा वाला रखेंगे। बस यही तो आपको याद रखना है। अच्छा, आपको याद रखना है, अच्छा किलोमीटर बदलना, अच्छा बड़ा करना है तो बड़ा मतलब 18/5, बड़ा का मतलब देखिए 3 पॉइंट समथिंग होगा, और इसको भागा लगाइएगा तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये भागे नहीं लगेगा सीधा। आपको ये भी याद रखना है कि अच्छा किलोमीटर नहीं, बड़ा में जाना है तो ऊपर बड़ा वाला रहेगा, छोटा में जाना है तो ऊपर छोटा वाला रहेगा, है ना आसान। तो यही सब छोटा छोटा बारीकियां हम अगर समझेंगे, अभी भी लगता है कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये थ्योरी हमको बहुत अच्छे से आता था, तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल के सीरीज पे जंप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं 2-4 बार पहले भी बात बता चुका हूँ। तो फर्दर आगे अगर हम बात करें तो ये आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि 5/18 आया कहाँ से। आप जानना चाहेंगे ना कि 5/18 कहाँ से आया। तो ये हमारा लास्ट है इस टॉपिक का। तो देखिए क्या है, किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर को हम मान लो कि मीटर में लिखना चाहते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है कि नहीं। अब आवर को मान लो हम सेकेंड में लिखना चाहते हैं, तो 1 में से 60 से गुना करेंगे तो मीटर में, मिनट में बदल गया, और फिर 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड में बदल गया। 1 आवर में 60 मिनट, फिर 3600 सेकेंड होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 5 बार में कट गया, और ये 3 बार में कट गया दोस्तों। तो यहाँ से क्या पता चला, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू ऊपर में 5 और नीचे में 18 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम बताएं कि जब आपको कोई नंबर को मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, और मान लीजिए ये 18 इधर गुना में है तो इधर भागा में, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और इधर 5 भागा में है तो इधर से इधर आएंगे तो 18/5। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहीं पे मान लो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको कह दिया कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आपको क्या सोचना है कि अच्छा 72 तो दिया है ना, छोटा करना है, तो लो छोटा कर देते हैं, ऊपर में 5 रख देंगे, छोटा हो जाएगा। तो 18×4 = 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब मान लो कहीं दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर दोस्तों, 40 मीटर। अब इसको बड़ा करना है
तो इसको बड़ा कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, अब कह रहा है इसको बड़ा कर दीजिए। बड़ा कैसे करेंगे? तो लो बड़ा कर देते हैं। हम अपने मन में कहेंगे कि अच्छा बड़ा करना है तो कोई बात नहीं, रुक जाए एक बार, पेन सही से चल नहीं रहा है तो इसमें, तो बड़ा करना है तो कोई बात नहीं है, बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर ही देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। बड़ा करना है तो कुछ नहीं, बड़ा तो 40, बड़ा करना है तो 18 ऊपर में 18/5, तो 5 से 8 बार में 40, तो 18 8 44 से 144 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा डेटा समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ाया। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जो ऊपर एक आई बटन में आपको न्यूमेरिकल का को लेक्चर दिख रहा है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी में जितना न्यूमेरिकल है वो करेंगे। और एनसीईआरटी करने के बाद जो आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी और फिर प्रीवियस एनटीपीसी, आरपीएफ, ये ज़ारा जितना रेलवे का एनसीईआरटी पैटर्न पे नया एग्जाम हुआ है, सबका क्वेश्चंस वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक नए लेक्चर में वीडियो के साथ मिलता हूँ। और हर एक लेक्चर आपको एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बेग तक का बात कर लिए, अगले बार में हम लोग एक्सेलरेशन का बात करेंगे, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, फिर कुछ ग्राफ भी देखेंगे। तो आप एनसीईआरटी अपने साथ रखिए, नहीं तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, जो भी बुक है उसका पीडीएफ आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो एक हम अनपैरेलल पढ़ाएंगे जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि थोड़ा हमको भी अच्छा लगे इसमें बात करने में। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।